So welcome you all in this class. Today we will discuss about SWOT analysis. और ये SWOT analysis जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्यों इम्पोर्टेंट है, SWOT analysis क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि SWOT क्यों जरूरी, वाई SWOT और SWOT का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्रिएटेड ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज एंड आल्सो थ्रोन अप न्यू चैलेंजेस टू देम। इसका मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज की भी बात करते हैं। अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके माध्यम से जो भी चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रॉपरली बेचकर सही प्रॉफिट वो अर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसी के क्षेत्र में गवर्नमेंट भी विशेष रूप से ध्यान दे रही है, जिसके माध्यम से लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लेसनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस इन द इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है उनके जो भी नियम कायदे कानून है उसको थोड़ा सा उदार कर रही है, शिथिल कर रही है, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रही है ताकि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी मार्केट में अपना पहुंच रख सके, ठीक है ना। वो भी अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात करें, तो उनको भी इस प्रकार की सुविधाएं मिले कि अगर उनके प्रोड्यूस बहुत क्वालिटी के हैं तो वो दूसरी जगह उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो इस वजह से लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन तो ठीक है, एक तरफ जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज एंड आल्सो थ्रोन अप न्यू चैलेंजेस। लेकिन ये एक नया चैलेंज भी ला रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें कंपटीशन की भावना भी बढ़ते जा रही है। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, तो उनसे कैसे कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। टू एंश्योर सस्टेन्ड ग्रोथ एंड बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट आर द वाइटल इश्यूज, ठीक है ना। अब इस माहौल में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अगर पैदा करनी है, ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, तभी वो आज के समय में कॉम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। जो भी चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सही मार्केट वो तलाश कर पाएंगे, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस उनको वहां से मिल पाएगा और सही तरीके से वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। द एंटरप्रेन्योर्स हैव टू ले मोर एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्शन। और इस प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स को क्या करने की आवश्यकता है? ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी प्रोडक्शन है, उत्पाद है, उसकी क्वालिटी पर जोर देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की आवश्यकता है ताकि वो बाजार में टिक सके। Entrepreneurs have to devote sufficient attention on research and development। और इसके लिए क्या करना होगा कि एंटरप्रेन्योर्स जो है, उद्यमी है, उनको विशेष ध्यान देना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ठीक है ना। इनोवेशन इज द रियल स्टेप टुवर्ड कंटिन्यूड प्रोग्रेस। और इसके लिए इनोवेशन जो नवाचार है, ठीक है, प्रोडक्शन करने के तरीकों में जो वो नयापन लाएंगे, अपने उत्पादों में जो नयापन लाएंगे, ठीक है ना, वही एक सही रास्ता होगा और वही उनको तरक्की के दिशा में अग्रसर कर पाएंगे। टू इनोवेट एन एंटरप्रेन्योर हैज टू मेक अ डायग्नोसिस ऑन द करेंट सिचुएशन। और अगर उनको इन चीजों में नयापन लाना है तो उनको क्या करना होगा? करेंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में उनको जानने की आवश्यकता होगी कि अभी वर्तमान में मार्केट का क्या पोजीशन है, किस प्रकार की चीजों का डिमांड है, ठीक है, कंज्यूमर्स की क्या प्रेफरेंसेस है। इन सारी चीजों को जानने की आवश्यकता है, तभी वो इन चीजों में इनोवेशंस ला सकते हैं, वो इनोवेट कर सकते हैं। टू डायग्नोसिस ऑफ द करेंट सिचुएशन इज डन बाय कंडक्टिंग एन इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। और ये जो डायग्नोसिस की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, करेंट सिचुएशन को डायग्नोस करना है, तो ये डायग्नोस किस प्रकार से कर सकते हैं करेंट सिचुएशन का?
बाय कंडक्टिंग एन इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक तरीके से भी विश्लेषण करना होगा और बाह्य तरीके से भी विश्लेषण करना होगा। आंतरिक तरीके से विश्लेषण करने का मतलब क्या हो गया कि अगर वो एक इंडिविजुअल है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं इंटरनल जो उनको इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लाभदायक होंगे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है, या एक्सटर्नल ऐसी क्या चीजें हैं, ठीक है ना, बाह्य कारक ऐसे कौन कौन से हैं जो उनको या उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में फायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसका एनालिसिस करने की बहुत ही आवश्यकता है, तभी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। एज एन इंडिविजुअल अगर किसी पर्टिकुलर इंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वॉल्वमेंट टुगेदर इज कॉल्ड SWOT एनालिसिस। और इस प्रकार से जो इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो ज्वाइंटली ये क्या कहलाता है, SWOT एनालिसिस कहलाता है, SWOT विश्लेषण। SWOT एनालिसिस रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ, weakness, opportunities and threat of an organization or an individual, ठीक है ना। तो SWOT एनालिसिस या SWOT विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसी का ये क्या है आपका एब्रिविएशन, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का खुद के अपने स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इस प्रकार से विश्लेषण करना ही आपका SWOT एनालिसिस या SWOT विश्लेषण कहलाता है। व्हाट इज SWOT? इतनी चर्चाओं के बाद हम अगर जिस्ट इसका निकालना चाहें तो ये SWOT क्या है, अ मैनेजमेंट टूल, ठीक है ना, प्रबंधन करने का एक टूल है। मतलब इसके माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त होगी उन जानकारियों का उपयोग करते हुए कोई भी एंटरप्रेन्योर सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकता है अपने बिजनेस का। ये क्या है, एनालिटिकल टूल है, विश्लेषणात्मक टूल, ठीक है ना। कौन सी चीजें उनके लिए फायदेमंद है, आगे क्या करना उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्या नुकसानदायक है, कितना प्रॉफिट तक वो पहुंच सकते हैं, उनके प्रोडक्शन का लेवल कितना करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब तक सॉर्ट नहीं होगा तब तक वो जान नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसको क्या बोला, एन एनालिटिकल टूल, एन क्वालिटेटिव टूल, मतलब क्वालिटी इंप्रूव करने का भी एक टूल है। अगर आप अपनी खामियों को जान जाते हैं तो उन खामियों को दूर करते हुए आप अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव कर पाते हो। और रिस्क रिस्पॉन्स टूल, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस में आगे क्या पॉसिबिलिटीज है लॉस होने का, ठीक है ना, तो उसके लिए अल्टरनेट प्लान्स बनाया जा सकता है अगर हम SWOT एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए इसको रिस्क रिस्पॉन्स टूल भी कहा जाता है। उसके लिए अल्टरनेटिव्स ऐसे तैयार करके रखे जाते हैं कि अगर इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई तो उसके लिए हम क्या करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल, ठीक है ना, रणनीति या नीतिगत जो प्रबंधन होती है उसका भी एक टूल है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। ये निर्णय लेने के लिए भी एक टूल की तरह काम करता है। अगर आप इन सारी चीजों का विश्लेषण करते हो तो सही निर्णय आप भविष्य में ले पाओगे। SWOT एनालिसिस इज अ टूल ऑफन यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लानिंग इट्स फ्यूचर। और इस प्रकार से ये जो SWOT एनालिसिस क्या है, एक टूल है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भविष्य की योजनाएं तैयार करने के लिए करता है कि भविष्य में मुझे किस प्रकार का कार्य करना है ताकि मैं मार्केट में टिका रहूं और सही तरीके से प्रॉफिट अर्न कर पाऊं एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज एन एंटरप्रेन्योर। तो SWOT के कितने कंपोनेंट होते हैं, इट हैज 4 कंपोनेंट्स, जैसे हमने पहले भी बात किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ SWOT, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, शक्तियां हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो। वीकनेस मतलब कमजोरियां, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, और थ्रेट्स मतलब विपत्तियां या बाधाएं। तो ये जो SWOT एनालिसिस है ये पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है या फिर किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है। इसमें से स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल और इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन या किसी व्यक्ति के खुद के कंट्रोल में होता है। अगर वो चाहे तो अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकता है, चाहे तो अपनी कमजोरियां जो हैं, ठीक है ना, उनको कम कर सकता है।
तो ये इंटरनल फैक्टर्स है, उनके खुद के कंट्रोल में होता है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये बाह्य कारक है, ठीक है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के खुद के कंट्रोल में नहीं होता है, ये बाह्य कारक है, बाहर से उनको ये सारी चीजें मिलती है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सॉट एनालिसिस इज डन टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है ना। रणनीतिगत जो भी योजनाएं हम तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में हमको किस प्रकार के काम करने हैं, तो उसके लिए जो सॉट एनालिसिस है, ठीक है ना, किस लिए किया जाता है, टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट, कौन सी चीज या कौन सा कार्य सही होगा, ये हमको बताता है सॉट एनालिसिस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आगे चल के भविष्य में जो भी हम करने जा रहे हैं या जिस प्रकार की योजनाएं हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसमें बेस्ट फिट या सही चीज क्या होगा, ये चीज बताता है, ठीक है। तो सॉट के अंतर्गत जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को हमको क्या करना है, टू बिल्ड ऑन, ठीक है ना, स्ट्रेंथ का निर्माण करना है हमको। स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उस स्ट्रेंथ को हमको बढ़ाने की कोशिश करना है, एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। वीकनेस टू कवर, तो ये जो कमजोरियां हैं उसको हमको दूर करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। इन कमजोरियों को स्ट्रेंथ में हमको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। अपॉर्चुनिटीज टू कैप्चर, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज या अवसर है वो बाह्य कारक है, ये हमें बाहर से मिलता है अवसर, ठीक है ना। तो इन अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश हमको करना है। थ्रेट, विपत्तियां, ये भी बाह्य कारक है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है ना, नियंत्रण के बाहर है। तो इससे हमको हमेशा टू डिफेंड अगेंस्ट, मतलब कि हमको हमेशा इससे कैसे बचाव करना है, इसी बारे में सोचना है, इससे बचने की कोशिश हमको करनी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि एम ऑफ सॉट, सॉट एनालिसिस जो हम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, रिवील एडवांटेजेस, ठीक है ना, होने वाले लाभ या फायदों का पता लगाना, इसके माध्यम से क्या लाभ हमको आगे चल के हो सकता है उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। एनालाइज प्रोस्पेक्ट्स, संभावनाओं का विश्लेषण करना, किस प्रकार की संभावनाएं हैं, किस स्तर तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को किस लेवल तक हम बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस का साइज कितना हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट एनालिसिस के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज प्रोस्पेक्ट्स, प्रिपेयर फॉर प्रॉब्लम टू फेस, ठीक है ना, आने वाली समस्याओं से बचने के लिए तैयारी की जा सकती है। अगर सही तरीके से हम शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो आगे भविष्य में किस प्रकार की समस्याओं का सामना हमको करना पड़ सकता है, उसके लिए हम अल्टरनेटिव प्लान्स बना के रख सकते हैं और उन समस्याओं का सामना फिर हम उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। डेवलप कंटिजेंसी प्लान, आकस्मिक योजना तैयार करना, ठीक है ना। तो आकस्मिक योजना तैयार करना, कई बार कुछ नेचुरल कैलामिटीज वगैरह आ गई, ठीक है ना, कुछ थ्रेट्स वगैरह आ गए जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में हम अपने बिजनेस को किस प्रकार से बचा के रखेंगे, उसके लिए कंटिजेंसी प्लान अगर सही तरीके से शॉर्ट एनालिसिस की जाए तो बनाया जा सकता है। तो ये शॉर्ट एनालिसिस के उद्देश्य है जिसकी वजह से शॉर्ट एनालिसिस किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम ले लें, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हो सकते हैं। Then every business needs to evaluate its strength and weakness periodically, ठीक है ना। तो जो भी बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या आवश्यक है कि वो समय समय पर अपने स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस हैं, जो उनकी शक्तियां और जो कमजोरियां हैं, उसका मूल्यांकन वो करते रहें। The management or an outside consultant reviews the business's marketing, financial, manufacturing and organizational competencies। और इस प्रकार का जो विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन या मूल्यांकन की जो बात कर रहे हैं, वो उनके खुद के प्रबंधन के लोग या आउटसाइड जो कंसल्टेंट हैं, ठीक है ना, वो इसका समीक्षा कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये मूल्यांकन किन किन चीजों पर होती है, मार्केटिंग, ठीक है ना, मार्केटिंग की क्या कंडीशंस हैं अभी,
ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे हम कम तो नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज हमें 80 स्किल है जो चाहिए आज के समय में, ताकि हम टिके रह सकें आज के कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो इस प्रकार का विश्लेषण जो है खुद के मैनेजमेंट के माध्यम से कराई जा सकती है या फिर आउटसाइड कंसल्टेंट्स के माध्यम से भी कराई जाती है कभी कभी। In examining its strength and weaknesses clearly, the business does not have to correct all of its weaknesses, nor gloat about all of its strength। और इस प्रकार से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एग्जामिनेशन अगर कर रहे हैं, इवोल्यूशन अगर वो कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे वीकनेस को करेक्ट करें, ठीक है ना। न ही उनको बहुत ही ज्यादा गर्व करने की आवश्यकता है कि हमारी ये शक्तियां हैं, ठीक है, बल्कि क्या करना पड़ेगा उनको, दे हैव टू स्लोली ओवरकम देयर वीकनेसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स स्ट्रेंथ। जो भी वीकनेस इनको पता चल रही है, उन वीकनेसेस को उनको कन्वर्ट करना है, उनको कम करते हुए उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में। मतलब अपनी कमजोरियों को अपनी शक्तियां हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कॉमन स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मशीनरीज, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें अगर उपलब्ध है तो वो उसका स्ट्रेंथ होगा। एडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है ना, उत्पादन करने के लिए जो क्षमताएं उनको चाहिए, ठीक है, जो मशीनरीज चाहिए, वो सारी चीजें अगर उनके पास उपलब्ध है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। स्किल्ड मैन पावर, काम करने के लिए स्किल्ड मैन पावर, अनुभवी अगर मेन पावर उपलब्ध है उनके पास तो स्ट्रेंथ होगा वो। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, जिस भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं अगर वो सही तरीके से हो पा रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल की भी सुविधाएं अगर वहां पर है और सही क्वालिटी का वो उत्पादित कर पा रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होगा। लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि कम से कम खर्चे पे वो किसी चीज को प्रोड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर पाए, ठीक। फैसिलिटीज फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, अगर प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट की फैसिलिटीज भी अगर है, प्रोडक्ट में अगर किसी प्रकार का चेंजेस अगर लेके आना हो, ठीक है ना, ऐसा रिसर्च टीम अगर उनके पास है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस इस टाइप की हैं और इसमें इस प्रकार का चेंजेस लाया जाना आवश्यक होगा। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में अगर किसी प्रकार की चेंज लाने की क्षमताएं अगर उनके पास है तो उनका स्ट्रेंथ होगा। गुड लोकेशन, अच्छी लोकेशन पे अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना, उनका नेटवर्क अगर बहुत फैला हुआ है मार्केटिंग नेटवर्क बोलिए या फिर जो भी उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए उसके लिए अगर उनका नेटवर्क फैला हुआ है तो स्ट्रेंथ होगा। मोटिवेटेड स्टाफ, ठीक है ना, प्रेरित है स्टाफ कि हमको ईमानदारी से काम करना है। ब्रांड इमेज, जिस ब्रांड से अगर वो अपने प्रोड्यूस को बेच रहे हैं उसका इमेज अगर बना हुआ है लोगों के बीच में, अगर उसकी पूछ परख है तो स्ट्रेंथ होगा। कंसिस्टेंसी इन अर्निंग प्रॉफिट्स, लगातार वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। गुड कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है ना, जो कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में अगर बहुत अच्छी इमेज उनका है। इफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है ना, जो प्रबंधन की क्वालिटीज और नंबर्स चाहिए वो अगर सही मात्रा में उपलब्ध हैं तो। फिलोसफी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी फैसिलिटी अगर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि क्या हुआ कि बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह, स्किल डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है उसकी सुविधाएं अगर है, समय समय पर उनके एम्प्लॉयज अगर नई चीजों को सीख पाने की सुविधा रखते हैं तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ होगा। अब बात करते हैं कि कुछ वीकनेसेस क्या हैं। दीज आर द सम वीकनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये वीकनेस हो सकता है, ठीक है ना। राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, जो भी बिजनेस या जो भी इंडस्ट्री है वहां पे जिन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है उसका कॉस्ट अगर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो वो वीकनेस होगा। ग्रोइंग यूनियन प्रेशर, ठीक है ना, यूनियन बाजी अगर कंपनी में हो रही है तो काम तो बिल्कुल वहां पे होगा नहीं, तो ये उनकी कमजोरियां हो सकती है। लो लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ स्टाफ,
जो स्टाफ है वो प्रेरित नहीं है ईमानदारी से काम करने के लिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी अगर हो गई, बिग क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, अगर कहीं से वो क्रेडिट लिए हैं, ऋण लिए हैं, उसको सही तरीके से चुका अगर वो नहीं पा रहे तो बिग क्रेडिट वर्दीनेस कहलाएगा। तो ये सारी चीजें उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के अंतर्गत आएगा। प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, ठीक है ना, जो उनके मैनेजमेंट या सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो कैपेसिटीज है उसका सही तरीके से उपयोग अगर नहीं हो पा रहा है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज का उपयोग हो रहा हो, पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, सही तरीके से प्रोजेक्ट की प्लानिंग ना हो पा रही हो, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आधारभूत सुविधाएं जो चाहिए वो वहां पर ना हो, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड टेक्नीशियंस, ठीक है ना, ट्रेंड टेक्नीशियंस जो चाहिए उनकी कमी हो, इनसफिशिएंट मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, ठीक है, सही तरीके से प्रबंध करने वाले लोग वहां पर ना हो, अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है जिस भी चीज का प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा हो, ठीक है ना, लेक ऑफ एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। एक कंपनी में अगर आप देखेंगे बिजनेस में तो कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कहीं कहीं जो पूरा पूरा वर्किंग है वो मार खा जाती है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन स्किल्स, सही समय पे सही तरीके से अगर एम्प्लॉइज को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है तो वो नई नई जो डेवलपमेंट है उसके बारे में वो सीख नहीं पाएंगे। फीबल स्ट्रक्चर, पुअर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बहुत ही कमजोर संरचना है अगर बिजनेस का, पुअर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉब्लम ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डाउनवर्ड्स टू द सबऑर्डिनेट्स, मतलब कोई भी एक मैनेजर है तो उस मैनेजर की इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती कि वो सारी चीजों को खुद मैनेज कर पाए, ठीक है ना, वो अपने पावर्स को डेलीगेट करते हैं, मतलब नीचे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको अपने कुछ पावर्स को बांट के रखते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल, तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। अगर इस प्रकार की समस्या है तो ये सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेसेस के अंतर्गत आएंगे। वैसी बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू नो द पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू मॉनिटर इफ द बिजनेस इज टू अचीव इट्स गोल्स। अगर बिजनेस को अपने गोल को अचीव करना है तो क्या करना होगा, इन्वायरमेंट, जैसे कि बताया कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है, ठीक है, बाहर मार्केट की क्या स्थिति है, ये सारा चीज जानना बहुत ही जरूरी है अगर उनको अपने गोल को अचीव करना है। तो अब बिजनेस हैज टू मॉनिटर की माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस, ठीक है ना, तो किसी भी बिजनेस को किन किन चीजों को मॉनिटर करने की आवश्यकता है, मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस। तो ये मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस के अंतर्गत क्या क्या है, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मतलब कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, ठीक है ना, लोग किन स्थानों पर रहते हैं, ये सारी चीजें मतलब इफेक्ट कर सकती है बिजनेस को, ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये सारी चीजें बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, तो इसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें क्या है बाहरी है, ठीक है, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस, बहुत छोटे, अगर दोनों का क्लासिफिकेशन अगर किया जाए मैक्रो एंड माइक्रो में, ठीक है ना, तो ये माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस लाइक क्या है, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सप्लायर्स, ठीक है ना, तो इन सब के बारे में भी नजर रखने की आवश्यकता है, किस प्रकार का डेवलपमेंट इनमें हो रहा है और ये सारी चीजें किस प्रकार से हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। द बिजनेस यूनिट शुड set up a marketing intelligence system to track trends and important developments। अब यहाँ पे मार्केट इंटेलिजेंस की भी सुविधा बिजनेस को बनानी चाहिए, जो कि मार्केट की स्टडी टाइम टू टाइम कर सके और क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहा है,
ये सारी जानकारियां वो प्राप्त कर सके, ठीक है, जो कि बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता हो। फॉर ईच ट्रेंड और डेवलपमेंट मैनेजमेंट नीड्स टू आइडेंटिफाई द इम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है ना। और इस प्रकार से फॉर ईच ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, और इस प्रकार से जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, मैनेजमेंट नीड्स टू आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है, ठीक है। एन अपॉर्चुनिटी इज एन एरिया ऑफ नीड इन विच अ कंपनी कैन परफॉर्म प्रॉफिटेबली। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, अवसर क्या होगा, ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन जिसमें कंपनी प्रॉफिटेबली परफॉर्म कर सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सके, ऐसे वातावरण उपलब्ध होना अपॉर्चुनिटीज कहलाएगा। थ्रेट्स आर चैलेंजेस, लेकिन जब हम थ्रेट्स की बात करते हैं तो क्या चैलेंजेस है, ठीक है ना, पोज्ड बाय एन अनफेवरेबल ट्रेंड और डेवलपमेंट, ठीक है ना, विच में लीड टू लॉस इन बिजनेस, ऐसी स्थिति जो बिजनेस को लॉस की तरफ ले जा सकती है, तो ऐसी स्थिति थ्रेट्स कहलाती है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो क्या क्या हो सकती है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर दिन ब दिन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, तो डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सेल बढ़ सकता है, जो भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है ना, अगर लोगों का इनकम अगर बढ़ता जा रहा है तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ने से क्या है, वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना, तो एक तरीके से फिर से डिमांड क्रिएट होगा। गुड मानसून, अच्छा मानसून है, फसल अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, तो लोगों के पास पैसे आएंगे, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी बिक्री अच्छी तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, ठीक है ना, आसान तरीके से अगर पैसे की उपलब्धता हो रहा है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को फिनांस चाहिए या क्रेडिट पे अगर चीजें चाहिए, ठीक है ना, अपने खुद के यूज के लिए, तो ये सब चीजें क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, जो भी टेक्नोलॉजीज यूज करना चाह रहे हैं वो इजिली अवेलेबल हो। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो फेवरेबल हो बिजनेस के लिए, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना पैदा करता हो, वो अपॉर्चुनिटीज हुई। अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टास्क इन्वायरमेंट लाइक मार्केट इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट एंड मीडिया, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजों का अगर टाइमली इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से, मार्केट इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स, ठीक है ना, और मीडिया, मीडिया के माध्यम से भी अगर चीजें पता चल पा रही है टाइमली, तो ये अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, सांस्कृतिक वातावरण भी अगर फेवरेबल है बिजनेस के लिए तो वो अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या विपत्तियां हैं, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मुश्किल में डाल सकता हो। तो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ पावर, वाटर, फ्यूल, इन सब चीजों की कमी हो जाना। रिजेक्शन बाय मार्केट, मार्केट में आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स रिजेक्ट कर दें। रिसेशन, मंदी का दौर चल रहा हो, ठीक है ना। टफ कंपटीशन, आपको बहुत सारे और जो बिजनेसमैन हैं उनसे कॉम्पीट करना पड़ रहा हो, ठीक है ना। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जब सरकारें चेंज होती है तो पॉलिसीज भी चेंज होती है, तो इसमें बिजनेस भी कई बार इफेक्ट करता है। फिजिकल पॉलिसी रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज्ड टैक्सेस, ड्यूटीज, इंपोर्ट्स, ठीक है ना, जो ड्यूटीज है, ठीक है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह हो गया आपका, प्रोडक्शन टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट अगर बढ़ा देती है, ठीक है ना, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नुकसान की बात हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना, ऑब्सोलेंसेस, टेक्नोलॉजीज अगर बहुत ही पुरानी पड़ गई हो, ठीक है ना, आप पुराने टेक्नोलॉजी से ही काम चला रहे हैं, हो सकता है कि नए टेक्नोलॉजी से आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज, ऑब्सोलेंसेस मतलब आउटडेटेड हो जाना, ठीक है ना। टाइट मनी मार्केट, ठीक है ना, मनी की उपलब्धता ही मार्केट में अगर सही तरीके से नहीं हो पा रही तो लोग क्या खरीदेंगे। हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग फिनांस एंड कॉस्ट ऑफ फिनांस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कीमत पे आपको क्रेडिट वगैरह लेना है तो वो मिल रहा हो। रिसोर्स क्रंच,
रिसोर्सेस ना मिल पा रहे हैं, हम रिसोर्स की बात करें तो, या रॉ मटेरियल के रूप में अगर कोई रिसोर्स चाहिए हमको, वो चीजें अगर आपको नहीं मिल पा रही हो, डिफिकल्टी इन रिटेनिंग टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ठीक है ना, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को रोक के रखना, कई बार क्या होता है कि वो शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको आपको रोक के रखना है कि अपनी कंपनी में ही है। क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज भी आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। चेंजिंग कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, अगर मंदी, आर्थिक मंदी बहुत समय तक चल रहा हो, तो ये सारी चीजें बिजनेस को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो ये सब थ्रेट्स होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस अगर करें तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर कैन नो इन विच फील्ड देयर इज डिमांड, कीपिंग इन दैट स्ट्रेंथ इन माइंड, ठीक है ना, खुद के स्ट्रेंथ को दिमाग में रखते हुए एंटरप्रेन्योर जो है यह जान सकता है कि कौन से क्षेत्र में को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में ये सहयोग कर सकता है। एंटरप्रेन्योर कैन मेक एन एनालिसिस एज टू डेवलप अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना, टू जस्ट चेंज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योर ये एनालाइज कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है कि क्या मुझे कोई नया प्रोडक्ट बनाने की आवश्यकता है, या जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस करके भी काम चल सकता है। देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट एनालिसिस के माध्यम से उत्पादन की जो पद्धति है उसमें किस प्रकार के चेंजेस लाना चाहिए, ये एंटरप्रेन्योर को या ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है। द गोल्स व्हिच द फर्म वांट टू अचीव इन फ्यूचर कैन बी डिसाइडेड, ठीक है ना, किस प्रकार का हमारा लक्ष्य होना चाहिए उसको डिसाइड की जा सकती है शॉर्ट एनालिसिस के माध्यम से। शॉर्ट टर्म मिशन एंड लॉन्ग टर्म मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फ्रेम्ड। हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिशन क्या क्या होना चाहिए ये फ्रेम की जा सकती है। अल्टरनेटिव्स कैन बी सेलेक्टेड एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर है, उसको एक्सप्लॉइट करना, ज्यादा से ज्यादा उनको प्राप्त करना है। उसके लिए क्या हमारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। थ्रेट्स अगर हैं तो उस थ्रेट्स को कैसे हम फेस करेंगे, उसके क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट एनालिसिस के बाद ही ये सब चीजें या इन चीजों की तैयारियां की जा सकती है। प्रायोरिटीज कैन बी गिवन टू डिफरेंट गोल एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल्स टाइमली। प्रायोरिटी फिक्स की जा सकती है कि कौन सा काम पहले करना है, उसके बाद करना है, फिर करना है, ठीक है ना। प्लान्स कैन बी प्लान्स कैन बी फॉर्मलाइज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो ये सही तरीके से अगर शॉर्ट एनालिसिस की जा रही है तो अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को जानकर हम प्लान्स फॉर्मलाइज कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए हमारे बिजनेस का, ठीक है ना। मेजर फंक्शंस एंड सब फंक्शंस कैन बी डिटरमाइंड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। हमारे फर्म या बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेजर फंक्शंस क्या है, मुख्य कार्य क्या है, और सब फंक्शंस, सब्सिडरी कार्य क्या है, ठीक है। उन सब चीजों को डिटरमाइन किया जा सकता है। एक्सपांशन ऑफ द रेंज ऑफ सर्विस एंड बेनिफिट्स, बेनिफिट्स को किस स्तर तक हमको एक्सपांड करना है, ठीक है। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं। द सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैन बी एनालाइज्ड। ये सोशल फैक्टर्स हो गया, पॉलिटिकल से किस प्रकार से हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, इसकी एनालिसिस भी शॉर्ट एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ द competitors can be made and their policies can be known, ठीक है ना। हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इनका भी हम विश्लेषण कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी पॉलिसीज क्या है इसको हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उनसे सही तरीके से कॉम्पीट करने में हमको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।